यस, थर्मो। आज का लेक्चर मोस्टली डेफिनेशंस पे ही होगा। फर्स्ट लेक्चर हमेशा डेफिनेशंस। थर्मोडायनेमिक्स में मेनली जो अगर तुम देखोगे तो ऐसे 5 ब्रांच है, 5 लॉज है। चार, 3 लॉज हैं, 4 लॉज हैं, सॉरी 3 क्या, 4 लॉज हैं और एक तुम्हारे पास थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोडायनेमिक्स जनरली अपन क्या देखने वाले हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखने वाले हैं और इनका इंटर कन्वर्जन देखने वाले हैं। मतलब एक फॉर्म से एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में किस तरीके से इंटर कन्वर्ट हो रही है। तो सबसे पहले अपन गो थ्रू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले। देन वी विल सी द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन थर्ड लॉ में कुछ भी नहीं है, एक स्टेटमेंट ही है। और जीरोथ लॉ में भी एक स्टेटमेंट ही है। मेनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत लेंदी है, फिर सेकंड लॉ उतना लेंदी नहीं है, फिर एक और ब्रांच आता है दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। तो मेनली जो अपन डील करेंगे वो डील करने वाले इन तीनों के साथ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का तुम थोड़ा बहुत आइडिया, तुमको एक चीज ये पता है ना कि तुम एक रिएक्शंस, दो रिएक्शंस को तुम ऐड कर सकते हो, या एक रिएक्शंस को दो टू से मल्टीप्लाई करके फिर इसको थर्ड रिएक्शन से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। वो सब कुछ डील करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। कैसा क्यों कर सकते हैं, क्यों डेल्टा एच ऐड हो जाता है, क्या रीजनिंग है, वो सब कुछ। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हो जाएगा। सेकंड जो तुम्हारे पास है किस किस के अप्लीकेबल है और मतलब क्या क्या अपन उससे डील कर सकते हैं। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री अलग से 3 पोर्शन। थर्मोडायनेमिक्स में वी विल सी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद तुम्हारे पास थर्मोकेमिस्ट्री अलग से ही चलेगा। उसको तुम कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं थर्मोकेमिस्ट्री को पहले भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट अपन उसको सबसे लास्ट में ही देखने वाले हैं। तो उसका कोई इतना इंटर रिलेशन नहीं है थर्मोडायनेमिक्स से। Thermodynamics is a branch of the science that describe the behavior of the matter and the transformations between the different form of energy। मतलब तुम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका एट द मैक्रोस्कोपिक स्केल। मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुम एक किसी पार्टिकल पे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ नहीं लगा सकते। लेट्स से अगर सपोज एक रूम है, उस रूम में लेट्स से 100 पार्टिकल्स या फिर 200 पार्टिकल्स, उन सब पे तुम क्या कर सकते हो, लॉ लगा सकते हो, बट एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अप्लीकेबल नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो अप्लीकेबल नहीं है, मैक्रोस्कोपिक स्केल पे वो अप्लीकेबल है। बल्क प्रॉपर्टीज मतलब बल्क अगर सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है, उस पे वो तुम लगा सकते हो। अब किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जनरली तुम्हारे पास क्या होगा, प्रेशर। लेट्स से अगर रूम है तो रूम को तुमको अगर उस सिस्टम को डिस्क्राइब करना है तो कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, कि वो अभी किस स्टेट में है। लेट्स से जिस रूम में तुम बैठे हो वो तुम्हारा सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम का स्टेट का मतलब, स्टेट ऑफ वेरिएबल्स का मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, अभी इसका टेम्परेचर कितना है, इनसाइड जो भी तुम्हारे पास गैस है उसका प्रेशर कितना है, एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। तो किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर द मेजरेबल क्वांटिटीज। प्रेशर मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम कर सकते हो, टेम्परेचर कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज है उससे तुम सिस्टम को क्या करते हो, डिफाइन करते हो। ये सारे के सारे कौन से हैं, मेजरेबल।
क्या क्या हो सकता है डिफाइन करने के लिए? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। थर्मोडायनेमिक्स लॉ अप्लीकेबल करते टाइम मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, बस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अपन उसको फाइंड आउट, लॉ डिस्क्राइब नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, और माइक्रोस्कोपिक लेवल जो है इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे वो अप्लीकेबल नहीं होगा। अरे यहाँ पे क्या डाउट आ गया है? बल्क मतलब बच्चे एक सिस्टम पूरा, बहुत ज्यादा एटम्स होने चाहिए, एक सिंगल एटम्स पे एप्लीकेबल नहीं है। बल्क सिस्टम मतलब वो है। ठीक है स्नेहा। चलो, the law of thermodynamics is the law of observations. No one has ever observed that anything goes in the contrary of the thermodynamics law. मतलब तुम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे तुम ये कमेंट कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन मतलब तुमने सब कुछ जो भी कमेंट किया है, जो भी लॉज हैं, वो तुमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डिराइव करके देखे हैं। So we elevate the observation of the state of the thermodynamics law. The real justification of this comes when the things we derive using the law turns out to be the true that is verified by the experiment. जो तुम अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर थियोरेटिकल, जो भी तुम यहाँ पर फॉर्मूले एप्लीकेबल कर रहे होगे, वो रियल में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किए हैं कि वो सारे के सारे क्या हैं, सही। तो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि थर्मोडायनेमिक्स से तुम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो मतलब इस चैप्टर में अपन मेनली क्या गो थ्रू करने वाले हैं, वो सब कुछ चीजें अभी देखने वाले। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से फर्स्ट पॉइंट, it provides between relation between the heat, work and the measurable properties of the matter. कि अगर सपोज तुम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसकी इंटरनल, उसकी खुद की एनर्जी में कितने चेंजेस हो रहे हैं, एंड वो कितना वर्क कर रहा है। जो भी मशीनरीज होती है वो जनरली इस फंडामेंटल पे काम करती है। फर्स्ट थिंग, इट प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द नेचुरल चेंज। मतलब कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शंस है, वो उसका डायरेक्शन क्या है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वो तुम निकाल सकते हो। जैसे कि रस्टिंग वाला चीज है, रस्टिंग क्यों हो रहा है उसका रीजनिंग भी तुमको यहाँ से मिल सकता है। जो भी नेचर में चेंजेस हो रहे हैं, नेचुरल चेंजेस, कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। जो भी नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे कि आइस अगर तुम्हारा मेल्ट हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर आइस मेल्ट हो रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। 0 से कम है तो उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। जो भी तुम्हारे पास वाटर होगा वो उसको तुम आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके रीजनिंग क्या यहाँ से अपन बता सकते हैं? यस, यहाँ से तुम इसका रीजनिंग भी बता सकते हो। जो भी नेचुरल चेंज हो रहे हैं किस टेम्परेचर पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे क्यों वो तुम्हारे पास मेल्ट हो रहा है,
ठीक है, नेगेटिव क्या है यार? हाँ, टेम्परेचर अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली तुम्हारे पास आइस क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास फ्रीज होना, सॉरी वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाँ, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हाँ उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। तुम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने एक्सटेंड तक हो रहा है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। इक्विलिब्रियम के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन है ना? इक्विलिब्रियम के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन है, यस। इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो तुम ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है। मतलब लेट्स से अगर सपोज तुम N2 और H2 का रिएक्शंस करवा रहे हो, तो N2 और H2 का अगर तुम रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, N2 + H2 से क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम को जनरली इस साइन से लिखते हैं, NH3 ऑब्टेन्ड होगा। अब तुम यहाँ से लेट से इसके 1 मोल है, इसके लेट से तुम्हारे पास 3 मोल्स है। यार स्नेहा एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ यार, तुम सुनो तो सही। तुम डाउट्स पे डाउट्स पूछे जा रहे हो। N2 + H2 इट विल गिव ट्वाइस ऑफ NH3। तो अगर ये 1 है, ये लेट से 3 है, इनकी कुछ रिएक्शंस हुई और लेट्स अज्यूम कि ये 0.4 रह गया और ये 1.2 रहेगा, और इससे कितना बनेगा, ये 1.2 बनेगा। कैसे लिखा है उसके बारे में मत सोचो, पर तुम यहाँ से ये पता कर सकते हो कि लेट से ये इक्विलिब्रियम की, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से कि तुम्हारा रिएक्शंस कितना कन्वर्ट हुआ है किसमें, NH3 में। थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से तुम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना प्रोसीड किया है। सर, अभी मैं सिर्फ, हाँ। तो ये एक तरह से ईल्ड के जैसा हो गया क्या? हाँ, यील्ड के जैसा बोल सकते हो अच्छा। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने एक्सटेंड तक हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर दिया, वो सब कुछ तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो यहाँ से। कि जैसे कि हाउ मच अमोनिया विल बी फाउंड फ्रॉम द H2 and N2 इन द क्लोज कंटेनर। अभी मैं तुमको डिफरेंट डिफरेंट फेज भी बताऊंगा, तो उसमें क्या को रिलेशन होता है, कौन कौन से डिफरेंट फेजेस में मैटर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वो सब कुछ भी अपन यहाँ से देखने वाले हैं। पहले जो स्टेटमेंट्स में बोल रहा हूँ उसको सुनो, जब पूरा हो जाए उसके बाद अपना अभी चैट सेक्शन में मत लिखो, अपना माइक ऑन करो, डाउट पूछो। सबसे बेस्ट है अभी वो। कभी ऐसा कुछ खास डेफिनेशन खेल रहे हैं अपन। सेम वही चीज जो पहले लिख के रखा था, बट इसको फिर से एक बार स्पेसिफाई किया है। मोस्टली यू आर डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी प्रेशर है, बल्क प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ द सिस्टम। बिकॉज जो थर्मोडायनेमिक्स है, इज डू नॉट कंसर्न विद द डिटेल माइक्रोस्कोपिक मेकअप ऑफ द सिस्टम। मतलब तुम्हारा सिस्टम कैसे बन रहा है, कौन से एटम से बन रहा है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी।
स्क्रीन लैग हो रहा है क्या? नहीं यार, तन्मय लैग नहीं हो रहा कोई भी। कुछ लोगों का लैग नहीं हो रहा, इसका मतलब लैग नहीं हो रहा। अगर लैग होता तो फिर सबके साथ होता। तो देखो इसकी हेल्प से it tells us whether a given chemical reaction will takes place or not, कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, बट वो किस रेट से होगा, हाउ मच टाइम विल टेक टू कंप्लीट द रिएक्शन, टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना है, ये सब कुछ तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब तुम्हारे पास कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो बता देगा, वो उसकी रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, वो तुम यहाँ से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये अपन प्रेडिक्ट करेंगे, वी विल सी वन चैप्टर दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स, जो कि 12th के हैं। 12th का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे मेनली अपन डील करने वाले हैं कि किसी भी रिएक्शंस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, वो अपन वहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके क्लियर? अब एक और चीज, एक और लिमिटेशन क्या है, अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी तुम्हारा पास लेट से सिस्टम है, तुमने क्या किया है, लेट से अगर सिस्टम का अभी प्रेशर है 1 atm, वॉल्यूम है 2 लीटर और टेम्परेचर है तुम्हारे पास 300 केल्विन। तुमने वॉल्यूम और मोल्स को सेम रखा है, तुमने टेम्परेचर को डबल कर दिया, और वी आर अज्यूमिंग दैट कि आइडियल गैस है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रेशर कितना है 1 atm, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। वो एक क्लोज्ड वेसल है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तुमने टेम्परेचर को डबल कर दिया है, मोल्स और वॉल्यूम सेम है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा, डबल। ओके प्रथमेश महक, ओके 2 atm हो जाएगा वो। ठीक है, ओके गुड गुड गुड, जो भी आंसर दे रहे हैं। तो वो डबल हो गया, बट एक और चीज ध्यान रखो, बट वो डबल हुआ है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसका 300 से 600 कैलोरी लेके जाने में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइम लगेगा। तो उस टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है उसके बारे में अपने को नहीं पता। अपने को फाइनल स्टेट पता है और इनिशियल स्टेट पता है, बीच में वो किस तरीके से वेरी कर रहा है उसके बारे में अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब इट टेल्स अबाउट द इनिशियल एंड द फाइनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, उसकी इनिशियल और फाइनल प्रॉपर्टी क्या है वो तो पता चलेगा अपने को, पर मुझे ये नहीं पता चलेगा, बट डज नॉट टेल्स अस अबाउट एनीथिंग अबाउट द पाथ, या फिर उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन सा मैकेनिज्म और कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब बीच में किस तरीके से वो वेरी कर रहा है उसके बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स के जो भी लॉ हो गए अभी मैं तुमको बताऊंगा, वो लॉ तभी अप्लीकेबल होंगे जब तुम्हारे पास मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉ अपन सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वहां अप्लीकेबल है जहां पर तुम्हारे पास थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी तुम लॉ अप्लाई कर सकते हो, मोस्टली ऑन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। ओके या एक बार आप इक्विलिब्रियम का मतलब बता सकते हो? अच्छा N2 + H2 है, हाँ सर। ठीक है। इनिशियली क्या होगा, इक्विलिब्रियम अपना नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। हाँ सर। फर्स्ट थिंग, एक तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि N2 है +H2 है, इससे मेरे को मिल रहा है ट्वाइस ऑफ NH3,
इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इनिशियली क्या होगा, इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल्स, ठीक है। तो लेट्स से इसने 0.1 मोल्स रिएक्ट कर लिया, तो लेट्स से 0.1 रिएक्ट करेगा तो ये 0.9 रहेगा, ये 2.7 रहेगा और ये 0.2 बनेगा। यस यस सर। बट जैसे ही 0.2 बनेगा तो N2 और H2 आपस में कंबाइन होकर NH3 बना रहे हैं, पर जैसे ही NH3 फॉर्म हुआ है ना, वो फिर से डिकम्पोज होकर N2 और H2 बना देता है, ये फिर से डिकम्पोज होकर N2 और H2 बना देगा। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रही है। हाँ सर। इनिशियली क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो ज्यादा होगा रेट ऑफ बैकवर्ड से। यस N2 और H2 ज्यादा है तो ज्यादा रेट से कन्वर्ट होंगे किस में, NH3 में। NH3 कम रेट से कन्वर्ट होगा किस में, N2 और H2। हाँ सर। एक ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा, जिस रेट से N2 और H2 NH3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी रेट से तुम्हारे पास NH3 N2 और H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो सर वो इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा क्या, जिसमें दोनों वो सेम? एक ओके सर। हाँ सर, थैंक यू। मतलब रिएक्शन अभी भी हो रहा है, बट जिस रेट से N2 और H2 कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी रेट से NH3 भी N2 और H2 में वापस कन्वर्ट हो रहे हैं, ओके सर। ठीक है। तो मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। तो अगर तुमको कोई पूछे कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या ये डायनेमिक है, यस ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, मतलब रिएक्शंस अभी भी चल रहा है, बट अपने को पता ही नहीं लगेगा क्योंकि कुछ मेजरेबल चेंजेस हो ही नहीं रहे। अपने को पता कैसे चलेगा, अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर सपोज कुछ भी मेजरेबल चेंजेस होंगे तो ही तो पता चलेगा। अगर कुछ मेजरेबल, एक पॉइंट के बाद मेजरेबल चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं, वो फिक्स है, उसका प्रेशर उसका टेम्परेचर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ फिक्स है, तो वहां से अपन बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे पास स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया है। तो सर मतलब ये अपन पढ़ेंगे, बोलो। जैसे ही दोनों रेट्स सेम हो जाएंगे उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और उसके बाद कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी ना? यस ठीक है कुछ सर। कुछ चेंजेस होंगे, जो चेंजेस होंगे नहीं होंगे वो अभी देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट चैप्टर। हाँ सर। ओके अभी सर। अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है बस। यस सर, ठीक है सर। एक मिनट हाँ। अगर लेट से तुम्हारा जो रूम है, आई नो एक बार स्क्रीन बंद हो गया, आई थिंक जस्ट वेट ना। तुम्हारे पास रूम है, तुम जो रूम के अंदर जो गैसेज है उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, तो जो रूम है ना वो तुम्हारे पास है सिस्टम। जो रूम है वो क्या है, सिस्टम, जिसका भी तुम स्टडी कर रहे हो वो है सिस्टम। उसके अलावा यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है ना, उसके अलावा यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है वो तुम्हारे पास क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम समझ में आया क्या? यस। जिसका तुम स्टडी कर रहे हो वो है सिस्टम, जिसका तुम स्टडी कर रहे हो वो है सिस्टम, जो रिमेनिंग पार्ट है वो है सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। मैंने हाँ स्क्रीन शेयरिंग नहीं करके रखा, जस्ट वेट। सॉरी। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट कर रहा है, वो तुम्हारे पास है। सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, कुछ भी ले सकते हो, सिस्टम तुम्हारे हाथ में है। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी फॉर द एनर्जी चेंजेस। जैसे तुम्हारा जो रूम है, तो रूम का लेट्स से वॉल्यूम 1 लीटर है, प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 300 केल्विन, तुम इसका स्टडी कर रहे हो, ये तुम्हारे पास सिस्टम है। इसके अलावा जितना भी पोर्शन है इस पूरे यूनिवर्स में, इसके अलावा जितना भी पोर्शन है वो सराउंडिंग है। इस यूनिवर्स में इसके अलावा जितना भी सेक्शन है वो सारा का सारा क्या है, सराउंडिंग। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है वो है बाउंड्री।
तो ये वाला जो पार्ट है जो तुमको स्क्वायर में दिख रहा है, दिस इज द बाउंड्री। बाउंड्री कुछ भी हो सकता है, मतलब वो हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है, वो रिजिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हाइपोथेटिकल कैसे, कि लेट्स से तुमने ओपन कंटेनर लेके रखा है और तुमको इसी के अंदर स्टडी करना है, यही स्टडी कर रहे हो तुम, तो ये तो ओपन कंटेनर है ना, यही मेरा सिस्टम है। इस ये जो तुमने कंटेनर लेके रखा है, ये मेरा सिस्टम है, मैं इसका स्टडी कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ से तो ये ओपन है ना, तो इमेजनरी बाउंड्री है मेरा। दिस इज द इमेजनरी बाउंड्री। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि वो रिजिड ही होना चाहिए, वो पूरा क्लोज होना चाहिए, नहीं। अगर मैं इसका स्टडी कर रहा हूँ तो ये मेरा सिस्टम है, बस दैट्स इट। सिस्टम मेरे हाथ में, कुछ भी ले सकता हूँ। तो ये तुम्हारे पास हाइपोथेटिकल बाउंड्री है। वो रियल हो सकता है, इमेजनरी हो सकता है, रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। अभी मैं तुमको बताऊंगा, एडियाबैटिक हो सकता है एंड डायथर्मिक भी हो सकता है। द लिक्विड एयर इंटरफेस इज बाउंड्री इन दिस केस। ओपन होगा तो अलग रिजल्ट आएंगे, यस। क्लोज होगा तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे, यस। ओपन होगा तो अलग, क्लोज होगा तो अलग। ये ले यार। तो ये जो है तुम्हारे पास, ये अभी क्या है, इमेजनरी बाउंड्री। यहाँ पर एक्चुअल में कुछ है नहीं, पर मैं बोल दूंगा कि हाँ, ये इमेजनरी बाउंड्री। जिसका तुम स्टडी कर रहे हो वो सिस्टम है, उसके अलावा जितना भी है वो सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है वो है तुम्हारे पास बाउंड्री। दैट्स इट, डन। फिर तुम्हारे पास क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री देख लो क्या है। इट इज द इंटरफेरेंस बिटवीन, इट इज द इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कॉल्ड द बाउंड्री। बाउंड्री के थ्रू क्या होता है, अक्रॉस बाउंड्री एनर्जी एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। एनर्जी एंड मास आर ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री कैन बी रियल एंड कैन बी हाइपोथेटिकल। अब तुम मुझे एक और चीज बताओ, अगर मैंने तुम्हारे पास एक क्लोज सिस्टम लिया है, क्लोज सिस्टम लिया है, क्या उसके थ्रू पूरा पैक है वो, क्या मास ट्रांसफर हो सकता है क्या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच? वेरी गुड। मास ट्रांसफर नहीं होगा। अगर ओपन सिस्टम होगा तो, बट सॉरी, क्लोज सिस्टम है, मास ट्रांसफर नहीं होगा, बट क्या वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है? ठीक है, चलो, गुड। अगर मैंने ओपन कंटेनर लिया है, उसको तुम हीट कर रहे हो, तो क्या एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है वो? यस। क्या वो मास भी ट्रांसफर हो सकता है क्या? ओपन में मास भी ट्रांसफर हो सकता है, हाँ ठीक है। वाटर को रखो, वाटर को बॉईल करो, जैसे ही बॉईल करोगे कुछ वाटर जो होगा वो बाहर चला जाएगा, एक पॉइंट के बाद सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, मास भी एक्सचेंज हो रहा है एंड हीट भी एक्सचेंज हो रही है। तो दोनों कर सकते हैं। तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में ये। अगर लेट से तुमने एक क्लोज सिस्टम लिया, उसकी वॉल जो है वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले अपन ये देख लेते हैं। वॉल क्या है, ए रियल बाउंड्री इज कॉल्ड द वॉल, इट कैन बी रिजिड। वॉल इमेज, सॉरी, बाउंड्री इमेजनरी, रियल, फ्लेक्सिबल, रिजिड, कुछ भी हो सकता है।
तो इट कैन बी रियल एंड इमेजिनरी और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल और एडियाबैटिक एंड डायथर्मिक। ठीक है, रिजिड वॉल का मतलब क्या है? वॉल तुम्हारे पास मूवेबल नहीं है, वॉल तुम्हारे पास मूवेबल नहीं। एडियाबैटिक बताऊंगा बच्चे, जानवी रुको। ये पीवी क्या बोला है इसको अभी अपना डिस्कशन मत देखो, डब्ल्यू ऑफ पीवी क्या है उसको छोड़ो, बट वॉल तुम्हारे पास क्या है? मूवेबल है, सॉरी इमूवेबल है। नॉन रिजिड वॉल का मतलब तुम्हारे पास वॉल क्या है? तुम्हारे पास मूवेबल है। क्लोज है बट मूवेबल है, कैसे हो सकती है ये? सर क्लोज है तो मूवेबल कैसे हो सकता है? देखो, पिस्टन, यस पिस्टन। अगर तुमने मूवेबल पिस्टन ले लिया तो अपना काम हो जाएगा। तो ये तुमने यहाँ पर गैस फिलअप करके रखा है, यहाँ पर गैस, ये क्या है? मूवेबल पिस्टन। तो मूवेबल पिस्टन तुम्हारे पास क्या होगा? तुम्हारे पास डब्ल्यू ऑफ पीवी क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो, इस पे अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। बट ये क्या है? रिजिड वॉल है, जहाँ पे गैस है वो पूरा का पूरा रिजिड है, बट ये क्या है? मूवेबल है। तुम अगर इसको फिक्स कर दोगे तो रिजिड वॉल बन जाएगा, नॉन रिजिड भी हो सकता है। एडियाबैटिक का मतलब अगर तुम्हारे पास हीट एक्सचेंज हो रहा है अक्रॉस द वॉल उसको बोलते हैं एडियाबैटिक। ओके, एक मिनट ना, इन्होंने एडियाबैटिक का कुछ तो अलग मचा दिया। नो हीट एक्सचेंज, तभी तो क्यू जीरो होगा। एडियाबैटिक का मतलब वहां पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। और जहां पे हीट एक्सचेंज हो रहा है अक्रॉस द वॉल उसको बोलते हैं डायथर्मिक। तो उसने यहाँ पर एक डेफिनेशन गलत लिख दिया है। तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि इसमें एक चीज बताता हूँ, तुमने थर्मस देखे हैं क्या? ठीक है, वो कंप्लीटली एडियाबैटिक नहीं है, बट उसको किसी टाइम इंटरवल के लिए मैं एडियाबैटिक अज्यूम कर सकता हूँ। मतलब आफ्टर 4 आवर्स 5 आवर्स के बाद वहां पर भी, मतलब जो भी तुम स्टोर करके इनसाइड रख रहे हो, लेट्स से तुम वाटर रख रहे हो या टी रख रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद डेफिनेटली क्या हो जाएगा? वो भी कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है। उसकी जो रेट होती है हीट एक्सचेंज करने की वो बहुत कम होती है, इसीलिए वहां पे अंदर जो भी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए तुम बोल सकते हो कि जो थर्मस की जो वॉल्स है ना, वो तुम्हारे पास एडियाबैटिक वॉल है, उसका बाहर के सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। डायथर्मिक मतलब जहां पर हीट एक्सचेंज हो रहा है, सिंपल। सर हम्म
सर क्यू मतलब? हीट 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 को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ओके ठीक है। और सर और इट इज मोर कन्वीनियंट इसको अपन डेल्टा क्यू लिख लें, ताकि एक्सचेंज मतलब चेंज जो पता चले हाँ कि डेल्टा क्यू क्या हो, 0, और यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। हाँ बोलो। सर नॉन रिजिड वॉल के कंडीशन में भी मास एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं रहेगा ना? अभी मास वाला और क्या सीन है वो अभी देखते हैं। ठीक है। हाँ कुलशम ठीक है, सही बोल रहे हो। फिर तुम्हारे पास है टाइप ऑफ सिस्टम, जो मैं अभी तुमको बता चुका हूँ। टाइप ऑफ सिस्टम का मीनिंग क्या है? एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, यस आरुषि। तुम एक चीज बताओ मेरे को, जो बाकी टीचर्स लोग हैं वो भी वन नोट ही जनरली यूज करते हैं या फिर व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं? सर फिजिक्स के साथ तो वन नोट ही यूज। और एचआर और मैम फिर वो पीडीएफ, अच्छा सर जूलॉजी इतना में भी अच्छा मैं बनोटी। साक्षी मिस भी यूज करती है सर। अच्छा एनबीएसएन मैम के, तो वो जब पीडीएफ शेयर करते हैं तो क्या मतलब वो पेजेस वाइज आता है या फिर पूरा एक ही पेज में आता है पीडीएफ? फिजिक्स सर में वो पीजीएफ पीडीएफ शेयर नहीं करते, बस फिजिक्स में करते हैं। वो वन ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं। बट वो ठीक है, वन ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं वो ठीक है, बट वहां पर भी क्या मतलब वो पेजेस के अकॉर्डिंग ही आता होगा? हाँ सर सर, कहाँ पे? ऐसा 1 2 3 4 पेजेस आते हैं 1 2 3 पर पेज आते हैं कैसे, किसमें? सर। हाँ सर वन वो ड्राइव में? फिजिक्स के सर ने हाँ लगता सर। है कुछ तो किया है सर सेटिंग। कौन से हैं मतलब प्रतीक सर ने? प्रदीप हाँ सर। सर। हाँ सर सर उनका स्क्रॉल नहीं डाउन करते। नहीं होता सर, वो स्लाइड शो की तरह चलता है। उनका वन नोट स्लाइड शो की तरह चलता है ऐसा? हाँ सर। अच्छा, तब तो यार, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इससे तुमको फिर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सर अच्छा उनका वो नंदा मैम ऊपर भी, ये लैपटॉप पेन पर ये सब रहता है। कुछ भी नहीं दिखता। अच्छा क्या नहीं दिखता? सर ये जो ऊपर इरेजर ये सब कुछ जो है ना सर, वो दिखता नहीं, उनसे स्क्रीन दिखती है। हाँ उनका शायद माइट भी वो करते होंगे यार, ठीक है हाँ मैं सर, समझ वो गया। लैपटॉप पे करते हैं लैपटॉप वन नोट, वाला। इसलिए। लैपटॉप पे करते हैं, हाँ ओके। मतलब वो कर सकते हैं यार, मतलब वो चीज पता है, बट वो लैपटॉप के फंक्शंस मतलब लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं, नो, बट ठीक है चलो। बट यार वो वाला चीज हो जाए ना, ठीक है, मैं प्रतीक सर से वो तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट है, इसको फाइल ओपन करने में ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा, यस। हाँ सर वो आता है हाँ सर। ट्रंकेटेड फाइल हो जाता है, बहुत लंबा वो रहता उसको डाउनलोड होने में भी टाइम लगता है, बट ठीक है चलो करते हैं उसके डिस्कस। क्लोज सिस्टम है तो सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद सराउंडिंग नॉट मास, यस। वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है, हीट या एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, बट मास एक्सचेंज नहीं कर सकता। ओपन सिस्टम में क्या होगा, वो हीट भी एक्सचेंज कर लेगा, एनर्जी भी एक्सचेंज कर लेगा। कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी करेगा, ये क्या करेगा, दोनों कर लेगा। एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड द मैटर, मास की जगह इट्स मोर कन्वीनियंट कि तो मेटल। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जो थर्मस है उसको तुम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हो, जहां पर कुछ भी
नहीं हो रहा। अगर सिस्टम में एक ही फेज हो रहा है, लेट्स से H2O तुम्हारे पास, लेट्स से सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सिंगल फेज, एक ही फेज है, प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, या फिर सॉल्यूशन है, या फिर मिक्सचर ऑफ गैस है, उसको तुम बोल सकते हो होमोजीनियस सिस्टम। तो सारे के सारों का स्टेट सेम है, सारे के सारे या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है। हेट्रोजेनियस सिस्टम क्या होगा? तेजस्वी रुको यार बच्चे। हेट्रोजेनियस सिस्टम क्या होगा? उसमें तुम्हारे पास बहुत सारी फेजेस होंगी, एक से ज्यादा सॉलिड्स हैं, लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम है, आर कॉल्ड द हेट्रोजेनियस। पर सिंपल लैंग्वेज में तुम ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे कि ये H2O गैस है, ये है तुम्हारे पास 110 डिग्री सेल्सियस, उसको तुम कन्वर्ट कर रहे हो H2O गैस में ही, बट उसका टेम्परेचर तुमने रेज करके 130 डिग्री सेल्सियस कर लिया। तो ये होमोजीनियस सिस्टम, या होमोजीनियस रिएक्शंस भी बोल सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर होमोजीनियस रिएक्शंस लिखी है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, वही सेम चीज यहाँ पे H2O लिक्विड है और ये H2O वेपर के साथ इक्विलिब्रियम है, तो ये तुम्हारे पास हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो गया। डन। सर मुझे हाँ डाउट है तेजस्वी बोलो अपना माइक। हाँ बोल। सर, हेट्रोजीनियस सिस्टम में दो इमिसिबल लिक्विड मतलब एक ही स्टेट में हो गए ना? दो इमिसिबल लिक्विड को भी अपन हेट्रोजीनियस सिस्टम ही बोलते हैं, मतलब आपस में मिक्स नहीं हो रहे। ओके सर। ठीक है, उनके फेजेस डिफरेंट है। तेजस्वी अपना माइक ऑन करो और बताओ क्या डाउट्स। बच्चे क्या डाउट है बोलो। बच्चे रिएक्शन रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत हो। अरे तेजस्वी, अरे यार तुम कौन से बैच से हो? अरे तुम नोट्स लिख थोड़ी रहे हो, नोट्स लिखने नहीं है। जो भी नए बच्चे हैं तुमको नोट्स लिखने नहीं है, तुमको सारा PDF मिलेगा। तुम्हारा सारा का सारा फोकस लर्निंग में होना चाहिए और चैट सेक्शन में होना चाहिए बस। नोट्स सारे तुमको मिलेंगे, और डोंट वेस्ट योर टाइम इन द राइटिंग, क्योंकि अभी तुम फिर भी लिख रहे हो, लिख पा रहे होगे, बट एक पॉइंट के बाद मैं फास्ट जाऊंगा, तुम कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो ये चीजें मत करो, पूरा का पूरा फोकस रखो लर्निंग में, क्या समझा रहे हैं उस पे, और डाउट रेज करो, दैट्स इट। ओके तेजस्वी। बच्चे एडियाबैटिक और आइसोलेटेड सिस्टम तुम्हारे पास आइसोलेटेड है, एक सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, मतलब वहां पे तुम्हारे पास जिसका तुम स्टडी कर रहे हो वो सिस्टम है। एडियाबैटिक एक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक क्या है? एक प्रोसेस है, या फिर उसकी जो वॉल्स है वो एडियाबैटिक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, देख ईशान, तू क्या कर नहीं वो उससे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रख। उसके बाद मैं तेरे को अभी प्रोसेस बताऊंगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग कि अगर सिस्टम है उसकी जो वॉल जो है तेरे पास क्या है, वॉल तेरी अगर है आइसोलेटेड है, या फिर आइसोलेटेड तेरा सिस्टम है, तो हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, मास भी एक्सचेंज नहीं करेगा। तो अभी मैंने तेरे को सिस्टम का डेफिनेशन बताया। अब उस सिस्टम के अंदर अब तुम प्रोसेस भी करेगा कि तूने कौन सा प्रोसेस किया है, तो उस प्रोसेस में एक एडियाबैटिक प्रोसेस आएगा, वहां से तेरे को चीजें थोड़ी सी क्लियर होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तुझको।
यार जो भी नए स्टूडेंट्स है, आई थिंक तुम सब लोग मेरे से एक ना एक बार तो पढ़ चुके हो ना, बैच 5 6 7। इज देयर एनीवन जो पहली बार पढ़ रहा है यहाँ पे? नहीं ना, तो तुमको पता है ना मेरा किस तरीके से अपन पढ़ते हैं। लिखना नहीं है यार, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे ही शेयर करूंगा यार, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे ही शेयर करूंगा। टाइप ऑफ सिस्टम, चलो स्टेट ऑफ सिस्टम। अरे प्रथमेश, हाँ सर। तू जब जो भी नोट्स और रिकॉर्डिंग होता है वो उसी दिन ऐड कर देता है या फिर बाद नहीं में सर, करता उसी दिन कर देता हूँ, पर थोड़ा रात में करता हूँ सर, क्योंकि कॉलेज पे होता है कभी कभी। है? अच्छा ठीक है। State of system. We specify the state of system, say sample of the material by specifying the value of the or the variables describing a system. If the system is a sample of a pure substance, this would mean specifying the value of the, मतलब अगर सपोज तुमको क्या क्या वेरिएबल्स अगर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तो लेट्स से तुम्हारा जो सिस्टम है वो किस स्टेट में है, किस स्टेट में क्या, किस स्टेट में होने का मतलब उस सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका प्रेशर क्या है। अगर तुमने उसमें से कोई भी एक क्वांटिटी चेंज कर दी तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। लेट्स से तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उसका स्टेट चेंज हो गया। लेट्स से अभी जैसे कि ये तुम्हारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, ये यहाँ पर, ये तुमने लिया स्टेट ए और ये तुम्हारे पास है स्टेट बी। तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर तुम्हारे पास है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, नंबर ऑफ मोल्स है N। और तुमने क्या कर दिया, तुमने वॉल्यूम को फिक्स रखा है, नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स रखा है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो? तो तुमने एक क्वांटिटी को चेंज कर दिया ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं गैस लेके जा रहा हूँ, कोई भी अगर गैस है सब्सटेंस है, तो अगर मैं उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे दूसरा स्टेट मिल गया, स्टेट ए एंड स्टेट बी, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो स्टेट ए से स्टेट बी में जाने में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एनर्जी में क्या चेंजेस हो रहा है, वर्क में क्या चेंजेस हो रहा है, हीट में क्या चेंजेस हो रहा है, वो अपन थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। ओके चलो, अगर तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस पता है? पक्का? यार किसी एक का माइक ऑन है, वो ऑफ कर लो यार। क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता है क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता है? नहीं। और डिस्टेंस, क्या वो पाथ पे डिपेंड करता है? मतलब अगर सपोज तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के बहुत सारे तरीके हैं। इन तीनों कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में क्या डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? नो कौन बोल रहा है यार? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बच्चे, गौरी डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूं तो क्या डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? बट क्या डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है क्या? डिस्टेंस डिफरेंट है। तो अगर तुम्हारे पास लेट से ये दो स्टेट हैं जो मैंने अभी ऊपर स्पेसिफाई किया है,
स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने के बहुत सारे तरीके हैं। स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये मैंने एक तरीका लिखा है, इसको मैं दूसरा तरीका लिख सकता हूँ। ऐसे लेट्स से तुमने ये ऐसा कुछ लिया एंड ऐसे कोई तो प्रोसेस था जिसके कारण यहाँ गए, एक ऐसा लिया जहां पे इस तरीके से गए। क्या इन तीनों प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट सेम है? डिस्टेंस? तो कैन आई सिंपली से दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड कर रहा है, बीच में क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बीच में क्या हो रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम्हारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड कर रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम। इट इज ए पॉइंट फंक्शन, इट इज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, कि तुम कौन से पाथ से जा रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल क्या है फाइनल क्या है वो बता दो, कौन से पाथ से लेके जा रहे हो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा। अपन थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनेटली यूज नहीं करेंगे, बट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल स्टेट फंक्शन, विल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट विल बी द पाथ फंक्शन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो तुम्हारे पास क्या है स्टेट। डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो क्या है पाथ, वो पाथ पे डिपेंड करेगा कि कौन से पाथ से लेके तुम जा रहे हो। बट ये तो हो गया मैकेनिक्स में जो डेफिनेशन है वो। अपन क्या पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हारे पास अगेन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट में क्या है, मतलब मुझे ये फर्क पड़ता है कि स्टेट ए में प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, और स्टेट बी में क्या है। बीच में क्या हो रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, बीच में क्या चेंजेस हो रहे हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। डन। एक मिनट, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर? सर हम्म। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, आप रिपीट कर सकते हैं? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। ओके सर। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड कर रहा है पॉइंट फंक्शन। देखना ना, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, स्टेट फंक्शन में क्या क्या है मैं एग्जाम में पूछ सकता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज द स्टेट फंक्शन। तो तुमको एक चीज ये ध्यान होनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टोटल इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी क्या है आएंगे उसके ऊपर, उसको या तो ई से रिप्रेजेंट करते हो या फिर तुम यू से रिप्रेजेंट करते हो। एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है डेल्टा एच पढ़ा है तुमने? एंथैल्पी मोरलेस एनर्जी का ही एक फॉर्म है। गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, दीज आर द न्यू टर्म्स जो मैं तुमको बताने वाला हूँ। एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, सारे के सारे स्टेट फंक्शन। इस चैप्टर में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी वाला पार्ट। फिर सेकंड लॉ में अपन पढ़ेंगे एंट्रोपी, और वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पर अभी के लिए क्या ध्यान में रखना है कि एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे ही
डिपेंड कर रहा है, उसको कौन से पाथ से लेके जा रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर मैं इसका साइक्लिक इंटीग्रल करूं तो साइक्लिक इंटीग्रल क्या आएगा इसका? साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब ये, तुम्हारी वैसी बेसिक डेफिनेशन के लिए तुम ये समझ लो कि साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है सेम। इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम। मतलब अगर सपोज मैं तुमको बोलूं कि तुमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, तुमने यहाँ पे सब जगह घूम के आए और वापस पॉइंट ए पे ही आ गए, पूरे साइकिल में मूव किया वापस पॉइंट ए पे ही आ गए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट ए पे ही आ गए, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। इसका मतलब उसको बोलता है साइक्लिक इंटीग्रल। तो साइक्लिक इंटीग्रल फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन द स्टेट फंक्शन मस्ट बी जीरो। उसका चेंज क्या होगा? जीरो। उसका चेंज क्या होगा? जीरो। साइक्लिक इंटीग्रल को ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में अगर मैंने ऐसे इंटीग्रेशन के बीच में अगर मैंने ऐसे बीच में ओ लगा दिया, इसका मतलब मैं साइकिल में मूव कर रहा हूं। डन। ये सारे के सारे क्या थे? स्टेट वेरिएबल्स तुम्हारे पास थे। अब इसमें से ये एक्सटेंसिव भी हो सकते हैं और इंटेंसिव भी हो सकते हैं। जो भी मैंने ऊपर स्टेट फंक्शन बताए हैं, ये एक्सटेंसिव भी हो सकते हैं, इंटेंसिव भी हो सकते हैं। अब ये क्या है, इसके ऊपर भी आएंगे, बट पहले उसके पहले पाथ फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। पाथ फंक्शन का मतलब, पाथ फंक्शन का मतलब बोलो बोलो, जो पाथ पे डिपेंड करेगा। क्या डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा? क्या क्या डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा क्या? यस, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस क्या होगा? वो एक पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करेगा। क्या इसका यूज है? पाथ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन का बहुत यूज है, इसका यूज करने वाले हैं अपन बहुत जगह पे। क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन द पाथ, कि कौन से पाथ से लेके जा रहे हो किसी पर्टिकुलर स्टेट से। मतलब अगर स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहे हो तो कौन से पाथ से जा रहे हो उससे फर्क पड़ेगा। क्या जो तुम वर्क पढ़ते हो, वर्क फिजिक्स में, क्या वो पाथ फंक्शन है? हाँ या ना? सेम वही चीज है या नहीं है पाथ फंक्शन? कुछ बोल रहे हो है, कुछ बोल रहे हो नहीं है। क्या वर्क पर एनर्जी नहीं हुआ है क्या? पर तुम्हें, तूने यस बोला है, यस बोला तो मुझे इसका रीजन बता। और महक तुमने नो बोला है, मुझे भी रीजन बता। अगर हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस लेंगे तो पाथ फंक्शन नहीं रहेगा, पर नॉन मैंने कंजर्वेटिव। कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पूछा है क्या? मैंने क्या बोला? वर्क पाथ फंक्शन है या नहीं है, इसका मतलब मैं सारे फोर्सेस कंसिडर करूंगा। हाँ सर। तो तो फिर ओके सर। तो वर्क जिस तरीके से तुम्हारे पास, यहाँ पर वर्क का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट वर्क जो है वो तुम्हारे पास पाथ पे डिपेंड करेगा। हीट तुम्हारे पास है, हीट तुम्हारे पास जो है वो भी पाथ पे डिपेंड करेगा। और हीट कैपेसिटी करके भी एक टर्म्स आता है, वो भी पाथ पे डिपेंड करेगा। ये मैं प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे पास हीट कैपेसिटी, वर्क और तुम्हारे पास हीट पाथ फंक्शन क्यों है, वो पाथ पे डिपेंड क्यों कर रहे हैं। पाथ पे डिपेंड करने का मतलब, लेट से तुम स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ जा रहे हो और तुम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से जा रहे हो। अभी मैं प्रोसेसेस भी बताऊंगा तुमको, पर जा कहाँ पे रहो, स्टेट ए से स्टेट बी ही जा रहे हो, बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से जाओगे तो हीट
और हीट कैपेसिटी एंड वर्क तुम्हारा चेंज होगा, बट जो भी स्टेट फंक्शन है वो तुम्हारे पास चेंज नहीं हो। सर टोटल एनर्जी, टोटल गिब्स फ्री एनर्जी, टोटल एंथैल्पी और टोटल एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। यस बोल। सर हीट को छोड़ के जो भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो तो चेंज होंगे ना, उनको ही तो वर्क बोल रहे हैं, तो इसलिए हाँ बोला। मतलब क्या बोल रहा है? सर तेरे को हीट डाउट है या एनर्जी। फिर तो उसी, तू डाउट है या फिर क्या बोल, डाउट है नहीं तेरे को? सर, नहीं नहीं, आपने पूछा था ना, आपने हाँ क्यों बोला। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया वो महक ने जो बोला उसकी करस्पॉन्डिंग हो गया। अच्छा ओके सर। तो अभी स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने के इनफाइनाइट पाथ हैं, तो अगर पाथ चेंज कर रहा हूं तो जो चीजें चेंज होगी, हीट चेंज होगा, वर्क चेंज होगा, हीट कैपेसिटी चेंज होगी, तो इसका मतलब उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। बट स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने में अगर तुम कोई भी पाथ, ऐसे इनफाइनाइट पाथ है, पर अगर तुम स्टेट ए से स्टेट बी ही जा रहे हो, जो फंक्शन चेंज नहीं होंगे उसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन। डन। एक काम करो, पाथ फंक्शन याद कर लो, बाकी सारे स्टेट। हीट, वर्क एंड हीट कैपेसिटी आर द पाथ फंक्शन। हीट, हीट कैपेसिटी एंड वर्क आर द पाथ फंक्शन, बाकी सारे स्टेट फंक्शन। इतना ही है? हाँ इतना ही है। इतना ही है क्या? यस इतना ही है। नेक्स्ट, फिर तुम्हारे पास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर तुम्हारे पास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी कर लेते हैं, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अपने को वो देखना है कि एक्सटेंसिव कौन सा है, इंटेंसिव कौन सा। एक मिनट ना, प्रॉपर्टीज जो तुम्हारे पास मास एंड साइज पे डिपेंड करेगा, दे आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Function or properties of the system which are dependent on the mass and on the size of the system are called the extensive property. जो मास और साइज पे डिपेंड करेगा वो सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर द एडिटिव इन नेचर। क्या अपना एक माइक ऑफ कर लो यार, अदरवाइज मैं रूम से, मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। ऋतुजा आर यू देयर? ऋतुजा आर यू देयर? तो अपना माइक ऑन रख, अच्छा ये नहीं, दूसरी कोई और ऋतुजा है, उसका माइक वाइक ऑफ रखो यार। चलो, एक्सटेंसिव मतलब जो तुम्हारे पास मास और साइज पे डिपेंड कर रहा है। क्या वॉल्यूम साइज पे डिपेंड करेगा? क्या वॉल्यूम साइज पे डिपेंड करेगा? यस। तो क्या वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? यस। क्या यस। मास, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? हाँ, मास भी, मास भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। एक और चीज देखो, लेट्स से एक तुम्हारे पास ये एक रूम है, इसका वॉल्यूम V1 है, ये एक रूम है, इसका वॉल्यूम V2 है।
बीच में तुमने क्या लगा के रखा है, अभी वॉल लगा के रखा जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। अगर तुमने इसको हटा दिया तो क्या वॉल्यूम V1 + V2 हो जाएगा? तो क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है क्या वो एडिटिव है? और जो एडिटिव नहीं है वो इंटेंसिव। हाँ, लेट्स से इस रूम का प्रेशर P1 है, प्रेशर छोड़ो, इस रूम का टेम्परेचर T1 है, इस रूम का टेम्परेचर T2 है। लेट्स से इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इस रूम का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। क्या वॉल हटाने पे क्या टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या? तो क्या टेम्परेचर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या? क्या टेम्परेचर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? क्या प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? क्या प्रेशर, अगर सपोज इस रूम का प्रेशर लेट्स से इनिशियली 2 atm था, पास वाले का 10 atm था, तो क्या सेपरेशन हटाने पे 12 atm हो जाएगा क्या? इसका जिसको तुम ऐड नहीं कर सकते हो वो इंटेंसिव, जिसको तुम ऐड कर सकते हो वो एक्सटेंसिव। बच्चे, जिस रूम में तुम अभी बैठे हो उस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और पास वाले रूम का टेम्परेचर, अगर फुल रूम तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, पास वाले रूम का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर तुम सेपरेशन हटा दोगे तो क्या टेम्परेचर दोनों रूम का 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या? होगा या नहीं होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, अपने को नहीं पता, बट 60 तो नहीं होगा। इसका मतलब डायरेक्टली एडिटिव नहीं है, वो डायरेक्टली एडिटिव नहीं है। यस। और जो डायरेक्टली एडिटिव नहीं है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? इंटेंसिव। जो डायरेक्टली एडिटिव है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? एक्सटेंसिव। डन। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में तुम्हारे पास है वॉल्यूम है, मोल्स है, टोटल हीट कैपेसिटी है, टोटल इंटरनल एनर्जी है, जहां पर भी टोटल वर्ड्स आ रहा है, टोटल एंथैल्पी है, टोटल गिब्स फ्री एनर्जी है, टोटल एंट्रोपी है, सब कुछ टोटल। मोल्स है, मोल्स भी मास पे डिपेंड करेंगे। मास चेंज करोगे तो क्या मोल्स चेंज हो जाएंगे? यस। मास चेंज करेंगे तो मोल्स चेंज हो जाएंगे। एंट्रोपी, एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी, टोटल लिख लो यार, इट इज मोर कन्वीनियंट के यहाँ पर टोटल लिख लो। टोटल एंथैल्पी, टोटल गिब्स फ्री एनर्जी, टोटल एंट्रोपी। जहां पर भी टोटल आ गया ना, इसको भी प्रूफ करवा दूंगा, इसका भी प्रूफ करवा दूंगा कि वाई टोटल हीट कैपेसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अब वैसे का वैसे एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी which is directly proportional to साइज की पावर 1 और मास की पावर 1। यस नो? प्रॉपर्टी जो साइज और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको क्या बोल रहे हैं? एक्सटेंसिव। Function or property which are not on the mass dependent and a size dependent are called the intensive function. They are not additive in nature. They are not additive in nature. सुनो, तुमने एक कंटेनर में लिया है वाटर,
तुमने क्या किया है, एक कंटेनर में लेके रखा है वाटर, लिक्विड फॉर्म में। बताओ क्या होगा, डेंसिटी क्या है? और तुमने इसका जो मास लेके रखा है W, वो है 100 ग्राम। तुमने इनिशियली 100 ग्राम वाटर लेके रखा है, तो उसका डेंसिटी है 1 ग्राम पर। तुमने डबल कर लिया, तुमने मास जो है 100 की जगह 200 ग्राम ले लिया। क्या डेंसिटी अभी भी 1 ग्राम पर ml ही होगा क्या? क्या डेंसिटी चेंज होगा क्या? टेम्परेचर चेंज नहीं किया तुमने, टेम्परेचर वही। क्या डेंसिटी चेंज होगा ना? नो। तो ये चीजें मत सोच लेना कि अच्छा सर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सर ने बताया कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है W/V। अच्छा, डेंसिटी W के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी क्या है, W के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या वो मास पे डिपेंड कर रहा है? हाँ कर रहा है। ये गलतियां नहीं करनी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तुम ऐसे सोच सकते हो, तुम अमाउंट चेंज करो, तुम अमाउंट चेंज करो, देखो वॉल्यूम और मास चेंज हो रहा है क्या। अगर वॉल्यूम और मास चेंज हो रहा है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर वॉल्यूम और मास चेंज नहीं हो रहा है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डन। बोलो ऐसा क्यों आ रहा है, वो मैं अभी तुमको बता दूंगा, बट तुमको डेफिनेशन समझ में आया? या तो तुम ऐड करके देख लो, अगर दोनों एडिटिव, एक रूम में डेंसिटी 1, एक रूम में कोई लिक्विड है उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, दूसरे रूम में भी उसका है 1 ग्राम पर ml, तो सेपरेशन हटाने पे क्या 2 ग्राम पर ml हो जाएगा? नहीं, तो इसका मतलब एडिटिव नहीं है। जो एडिटिव नहीं है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो एडिटिव नहीं है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या तुम मास चेंज करोगे? लेट्स से अगर वाटर तुमने एक बार 1 kg लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर तुमने 1 kg लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100। अच्छा, अगर 2 kg लिया तो 100। चैट सेक्शन सॉरी सॉरी। तो 100। इसका मतलब तुम्हारे पास अमाउंट चेंज करने पे बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर और प्रेशर एडिटिव नहीं है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलर मास Na से, अगर तुमने लेट से, मैंने एक बार लिया ऐसा मान लो मैंने NaOH लिया, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। ठीक है, 46 कहाँ से होता है यार गिरीश? NaOH 46 कहाँ से होगा? 40। अच्छा, तो अगर तुमने 40 लिया, तुमने एक बार 1 kg NaCl लिया, सॉरी NaOH लिया, एक बार 1 kg NaOH लिया, उसका मॉलिक्यूलर वेट 40। अगर 5 kg लोगे तो भी मॉलिक्यूलर वेट। शफा तुमने जहाँ पे अभी मैसेज किया है ना, अरे यार माइक देखो ना किसका ऑन है, माइक को होस्ट का ऑन है, तो को होस्ट पे मैसेज करना है। तो अगर सपोज तुमने 1 kg NaOH लिया तो मॉलिक्यूलर वेट 40, अगर तुम 5 kg भी लोगे तो भी मॉलिक्यूलर वेट कितना, 40। तो इसका मतलब क्या मोलर मास जो है, क्या मोलर मास जो है, क्या वो तुम्हारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? यस, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नॉट इवन मोलर मास, जहां पर भी मोलर टर्म आ रहा है, मोलर एंथैल्पी। मोलर एंथैल्पी मतलब एक मोल का एंथैल्पी, मैंने पर मोल डिफाइन ही कर दिया है। तो तुम, अगर मैंने पर मोल कोई भी क्वांटिटी डिफाइन कर दी है, मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल। मोलर एंथैल्पी क्या होगा? मास ऑफ एंथैल्पी ऑफ 1 मोल। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल। ठीक है,
ये सब कुछ चीजें जहां पर भी मोलर की टर्म्स आ रही है वो सारी की सारी चीजें क्या है, इंटेंसिव, क्योंकि मैं डिफाइन ही कर रहा हूँ कि मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल। साथ ही साथ अगर मैंने कभी भी यहाँ पर लिखा है कि मोलर इंटरनल एनर्जी, या साथ ही साथ मैंने लिख के रखा है मोलर एंथैल्पी, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, और मोलर एंट्रोपी। जहां पर भी मैंने मोलर स्पेसिफाई कर दिया है ना, तो मैंने डिफाइन ही कर दिया है कि 1 मोल के लिए, या फिर स्पेसिफिक कहीं पे टर्म्स आ रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, जनरल स्पेसिफिक एंथैल्पी एंथैल्पी कुछ डिफाइन नहीं करते हैं, बट जहां पर भी टोटल की टर्म्स आ रही है, टोटल हीट कैपेसिटी जो है वो तुम्हारे पास, या टोटल इंटरनल एनर्जी है वो तुम्हारे पास मास पे डिपेंड करेगा। बट अगर कहीं पर भी मोलर वाली टर्म्स आ गई है तो मोलर वाली टर्म्स डेफिनेटली तुम्हारे पास डिपेंड नहीं करेगा मास एंड वॉल्यूम पे, क्योंकि मैं डिफाइन ही कर रहा हूँ मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल, मोलर इंटरनल एनर्जी का मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, तो वो हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी आएगा। इन्होंने मोलर मास भी नहीं लिखा है तो मोलर मास भी लिख लेते हैं। एक सेल पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, मोलर हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेंसिटी है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वेपर प्रेशर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, पीएच है। फिजिक्स की जो भी क्वांटिटी है, फिजिक्स की जो भी क्वांटिटी होती है वो जनरली क्या होता है तुम्हारे पास, इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी बच्चे ने पूछा है कि सर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बताओ क्या होगा, क्या वो मास पे डिपेंड करेगा? यस, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारे पास अमाउंट पे डिपेंड करेगा, यस। तो ये अच्छा एक चीज बताया बच्चे ने कि अगर मैं एवरेज की बात करूंगा, एवरेज यहाँ है कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का फिक्स नहीं है, वो चेंज होता है। यस ईशान, वेरी गुड। बच्चे इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन अभी तक मैंने तुमको नहीं बताया, बट मोलर का मतलब क्या है शफा, कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द 1 मोल। एक मोल ही मैंने डिफाइन कर दिया तो वो तो फिक्स ही आएगा ना, जिस तरीके से मोलर मास है वैसा सेम। पीएच क्या है, विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी फिजिक्स में पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में पढ़ोगे, सेल पोटेंशियल में तुमको बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। पीएच क्या है वो अपन देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, थोड़ा बहुत आइडिया होगा पीएच का। पीएच लेस देन 7 तो एसिडिक सॉल्यूशन, पीएच ग्रेटर देन 7 तो बेसिक सॉल्यूशन, ये तुमको पता होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी अपन ने देख के रखा है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका अपने आगे के चैप्टर में यूज नहीं है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव का। स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन का यूज है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव का यूज नहीं है। बट एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो अपने को पता होना चाहिए। क्या? जिसको तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो जो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड है, एक्सटेंसिव। जिसको तुम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो जो मास और वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है, इंटेंसिव। तो डेंसिटी का ऐसा क्यों हो रहा है बता रहा हूँ। सर हम्म
सर वो एक्सटेंसिव वाले में आपने लिखा है एंथैल्पी और एंट्रोपी, वो वाले में टोटल ऐड किया है, तो अगर हमने सिर्फ एंथैल्पी बोला तो वो एक्सटेंसिव में नहीं आएगा क्या? नहीं, अगर मैंने एंथैल्पी बोला है, सिर्फ एंथैल्पी, तो फिर मैं टोटल ही अज्यूम करूंगा। अगर एग्जाम में कभी भी उसने एंथैल्पी बोला है तो मैं टोटल एंथैल्पी ही लूंगा, अदर देन उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि मोलर एंथैल्पी। ओके सर, ठीक है। मैंने टोटल फिर भी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया, बट अगर एग्जाम में एंथैल्पी लिखा है सिर्फ, टोटल नहीं लिखा है, सॉरी मोलर नहीं लिखा है, तो मैं उसको टोटल ही कंसिडर करूंगा। ठीक है, हाँ सर। चलो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए, साइज की पावर 0 इंटू मास की पावर 0? पक्का? तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूँ क्या कि अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कोई भी एक वेरिएबल है, साइज या मोल्स को मैं पी नहीं लेता, उसको मैं एक्स ले लेता हूँ। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्या है, या तो साइज ले लो या फिर मोल्स ले लो, कुछ भी चलेगा। एक्स की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यस। और इंटेंसिव एक्स की पावर 0, यस। डेंसिटी क्या है, W अपॉन V। डेंसिटी क्या है, W अपॉन V। W किसके प्रोपोर्शनल है, W एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, यस। क्या मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यस। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यस। तो इसका मतलब ये भी एक्स की पावर 1 आएगा और ये भी एक्स की पावर 1 आएगा, यस। और क्या मैं इसको एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ? इसका मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, इंटेंसिव। तो अगर तुमको एग्जाम में पूछे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगा, यस। सफा देखो, डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम है, क्या वेट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? क्या वेट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? हाँ। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, हाँ। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव का रेशियो लोगे तो एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 1 आएगा, यस। इसको मैं एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ या फिर 1 लिख सकता हूँ, कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया, 1 मतलब फिक्स क्वांटिटी है, उसको मैं एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। एक्स की पावर 0 मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यार बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता है क्या तू यार, क्रिस्टोफर? क्या मोलर मास चिल्ला रहा है? अब मोलर मास देखना यार, अरे मोलर मास देख तो सही। मोलर मास क्या होता है, वेट अपॉन मोल्स ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या वेट मास, वेट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है यस सर। और मोल्स सर वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। रेशियो क्या मिलेगा, एक्स एक्स रेज टू 0 या 1। वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, मोलर मास भी। हाँ सर। सर लेकिन जब मॉलिक्यूलर वेट ऐसे कैलकुलेट करते हैं तभी तो मोलर मास को मतलब ऐसे ही ऐड करते थे ना हम लोग। क्या बात कर रहा है, अबे गंवार। अब मोलर मास का मतलब लेट से वो एटॉमिक मास को ऐड करते हैं,
कि अगर मोलर मास के लिए एटम्स अगर तुम्हारे पास है उसको डायरेक्टली अपन ऐड करते हैं। अगर लेट से तेरा गैस N2 है और तेरा गैस O2 है, तूने इसको रूम में रख के रखा है, इन दोनों के मिक्सचर को डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर तो ऐसे थोड़ी लिखता है कि मॉलिक्यूलर नहीं मास सर, ऑफ ऐसे नहीं N2 प्लस लिखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 ऐसे लिखता है क्या? नहीं 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 सर, ऐसे नहीं लिखते। तो फिर तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा, तुम कंसंट्रेशन भी देख सकते हो, कंसंट्रेशन भी देख सकते हो यहाँ से। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने? मोल्स क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? यस। क्या वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? यस। क्या ये इंटेंसिव आएगा? हाँ आएगा। क्या ये इंटेंसिव आएगा क्या? यस आएगा। तो दो एक्सटेंसिव के रेशियो से हमेशा क्या मिलेगा? इंटेंसिव। जैसे कंफ्यूज नहीं होना है। लोग सोचते हैं डेंसिटी हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के। अरे वो वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो है। तो जो रेशियो निकालोगे तो तुम्हारे पास वो क्या आएगा? 1। सॉरी 0 1 क्या? डन। अच्छा तो अब एग्जाम में तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव, एक एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव, उसका रेशियो लेट्स से एक इंटेंसिव है, एक एक्सटेंसिव है, एक इंटेंसिव है। x की पावर 1 अपॉन x की पावर 0 क्या मिलेगा? x की पावर 1। क्या प्रॉपर्टी है वो? एक्सटेंसिव। अच्छा इंटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या होगा बोलो? x की पावर 0 अपॉन x की पावर 1, x की पावर -1। क्या कोई प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है क्या? ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। दो इंटेंसिव का मल्टीप्लीकेशन x की पावर 0 इंटू x की पावर 0, x की पावर 0। दो इंटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव, x की पावर 0 सॉरी x की पावर 1, x की पावर 1 इंटू x की पावर 0, it will give x की पावर 1, तो it is extension। डन। इंटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव, x की पावर 1 इंटू x की पावर 1, x की पावर 2, कुछ भी नहीं। तो मैं एग्जाम में ऐसा पूछ सकता हूँ कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव के रेशियो से कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगा? एक्सटेंसिव इंटेंसिव के रेशियो से तुमको जो प्रॉपर्टी मिलेगा वो एक्सटेंसिव मिलेगा। सर और ये सब जो एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव वगैरह जैसे है, जो कोई भी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे क्या? नहीं। ठीक है। सर ऐसा कोई एग्जांपल है? बोल बोल। सर वो जो अभी मैथ में बोला उसमें कोई एग्जांपल दो ना। क्या दो? देख मतलब ले यार, एक एक मल्टीप्लिकेशन लेके देख ले, पता चल जाएगा। जो काम की चीज है वो लिखवा दिया है मैंने। ओके सर, ठीक है। किसी प्रॉपर्टी होगी ही नहीं ना डायरेक्टली, वो तो मैंने सारे केसेस लिखने के लिए लिख लिया। हाँ ऐसी सर। कोई केमिस्ट्री प्रॉपर्टी होगा ही नहीं, तो एग्जाम्पल कहाँ से दो?
या तो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव होगी, वैसे देख सकते हैं। हाँ सर, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी लगा सकते हो, नहीं। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ सिर्फ और सिर्फ वहीं अप्लीकेबल होंगे जहां पर तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, वहीं पे तुम्हारे पास ये लॉ सारे के सारे अप्लीकेबल होंगे। The thermodynamics generally deals with the equilibrium state of the system in which the states variable are uniform and constant throughout the whole system. कहीं पर नहीं लगा सकते हो, लॉ वहीं पर अप्लीकेबल होंगे जहां पर वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एंड थ्रू आउट द होल सिस्टम। मतलब उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम होगा तो लॉ लगा सकता हूँ, बीच में कहीं पर भी लगा सकता हूँ। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ये मैं तुमको नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस बताऊंगा तो वहां पर आई विल गेट, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम कहीं भी, ऐसा नहीं है कि तुमने अपनी मर्जी से कहीं पर भी लगा दिया, नहीं। वहां पर जो भी तुम्हारे पास वेरिएबल्स हैं वो तुम्हारे पास कांस्टेंट होने चाहिए, वो वेरी नहीं करने चाहिए। अगर वो वेरी कर रहे हैं तो वहां पर तुम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो। कौन कौन सा इक्विलिब्रियम होना चाहिए? फर्स्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड है केमिकल इक्विलिब्रियम, और थर्ड है थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब वहां पे तुम्हारे पास जो मूवमेंट नहीं होना चाहिए। देयर इज नो मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट within the system itself or of the system with respect to the surrounding। जो भी तुम्हारे पास पार्टिकल्स है उनका तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर स्टेट पे तुम्हारे पास जो भी सिस्टम है वहां पर मूव नहीं करना चाहिए। स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मतलब उसका जो उस टाइम प्रेशर जो है ना, हेलो एम आई ऑडिबल? यस Yes, सर। sir. ओके। उसका जो प्रेशर है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है, सिर्फ पिस्टन है, पिस्टन का अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेट्स से अगर पिस्टन अगर तुम्हारे पास कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, तुमने टेम्परेचर रेज किया, पिस्टन कंटिन्यूअसली तुम्हारे पास मूव हो रहा है, तुम्हारे पास वहां पर प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मूवमेंट नहीं होगा तो फोर्स में चेंज नहीं होगा, फोर्स में चेंज नहीं होगा तो प्रेशर में चेंज नहीं होगा, ऐसा बोल सकता हूँ। तो डीपी बाई डी टी, चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट शुड बी जीरो। टाइम के साथ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर स्टेट पे तुम्हारे पास प्रेशर में चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फिर एक है केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, या मोल्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। When the system consists of a more than one substance and a composition of system does not vary with the time। composition मतलब तुम्हारे पास मोल्स चेंज नहीं होने चाहिए जब तुम लॉ अप्लाई कर रहे हो तो। मतलब dn by dt, dn by dt
इज इक्वल टू 0। चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। When the temperature throughout the entire system is same as the surrounding, then system is said to be thermal equilibrium. मतलब change in temperature with respect to time वो 0 होना चाहिए। अरे एक चीज और सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेट्स से स्टेट ए है, स्टेट ए से स्टेट बी जा रहे हो, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 हो सकता है, बट अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स लॉ यहाँ पे बी पे लगा रहे हो, अगर थर्मोडायनेमिक्स लॉ बी पे लगा रहे हो, उस टाइम पे इसके टेम्परेचर में, इसके प्रेशर में, इसके मोल्स में चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं चल रही कि स्टेट ए से स्टेट बी में जाते टाइम वो चेंजेस हो सकते हैं, बट अगर मैं बी स्टेट पे थर्मोडायनेमिक्स लॉ लगा रहा हूँ, ए स्टेट्स पे थर्मोडायनेमिक्स लॉ लगा रहा हूँ, तो वहां पर चेंज इन मोल, चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0। क्या डिफरेंस समझ में आया? लोगों को ये लगता है कि अच्छा सर बोल रहे हैं कि 300 केल्विन है तो इसका 400 केल्विन नहीं हो सकता, ये बात नहीं चल रही। अभी स्टेट ए में हो उस टाइम फिक्स होना चाहिए, स्टेट बी में हो उस टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअसली तुम्हारे पास स्टेट बी पे चेंज हो रहा है तो वहां पर तुम अप्लाई नहीं कर सकते। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो तुमको और चीजें अच्छे से समझ में आएगी। बोलो सर तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि उस पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए हमारे पास गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए? अभी अपन यहाँ पर भी आइडियल गैस ही पढ़ेंगे बच्चे, सब आइडियल ही है। तो यहाँ पे फिर ये हाइपोथेटिकल लॉज रहेंगे क्या? यस, हाइपोथेटिकल लॉज। हाइपोथेटिकल लॉज का मतलब आइडियल गैस के लिए ही अप्लाई कर सकता हूँ, रियल गैस के लिए भी कर सकता हूँ, बट चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है सर। जिंदा हो? जिंदा हो तो और पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे यार, ताकि थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुमको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बता दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, मतलब इसको तुम स्किप कर ही नहीं सकते हो, और लेंदी है, तो थोड़ा और पेशेंस के साथ अपने को करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज ब्रेक जब भी रिक्वायर्ड होगा तो ही ब्रेक दूंगा, अदरवाइज 2 घंटे तो बैठ सकते हैं यार अपन। तुमको पता है ऑफलाइन जब होता था तो कितने आवर्स के लेक्चर होता था? एक लेक्चर, पता है क्या तुमको? 3 आवर्स केमिस्ट्री, 3 आवर्स फिजिक्स, 3 आवर्स बॉटनी, जो भी 3 आवर्स के लेक्चर होते थे। एक दिन में 2 लेक्चर होते थे, फिर 7:30 से 10:30, 11 से 2। वहां पे लिखना भी तो पड़ता था तुमको। अभी भी तुम्हारा वही है ना कि सर लिखने से ज्यादा समझ में आता है ना? हाँ, ये जस्ट तुमने अपने माइंड को ऐसे फंक्शन करके रखा है बस, और कुछ भी नहीं है। चलो अब बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, पाथ ऑफ प्रोसेस क्या है वो देख लो। हाँ, डिस्कशन भी बहुत होता होगा, मतलब वहां पे बार बार पूछना नहीं पड़ता था कि यार समझ में आया नहीं समझ में आया, फेस से ही पता चल जाता था, फेस से ही पता चल जाता था कि अभी ब्रेक देना है नहीं देना है, खत्म। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? अब तुम क्या करो, स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने के बहुत सारे पाथ हैं,
स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने के लिए बहुत सारे पाथ हैं। अगर तुम स्टेट ए से स्टेट बी तक जा रहे हो और तुम्हारा जो जिस प्रोसेस से जा रहे हो उसको बोले आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब टेम्परेचर जब स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई भी स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ जा रहे हो, तुम्हारे पास क्या हो रहा है? कुछ भी टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो रहा है, टेम्परेचर अनचेंज है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर क्या है? 0। अगर स्टेट ए में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T है, तो जब स्टेट बी में जाओगे तो वॉल्यूम P2 सॉरी प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T रहेगा। यस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा? आइसोबारिक प्रोसेस में तुम्हारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पर डेल्टा पी क्या होगा? 0। इसका अगर इनिशियली प्रेशर P है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो अभी प्रेशर अभी भी P ही है स्टेट बी में, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये प्रोसेस जहां पर कुछ हीट एक्सचेंज होगा ही नहीं, मतलब क्या 0 होगा? डेल्टा क्यू। क्यू 0 नहीं होगा, डेल्टा क्यू 0 होगा। चेंज इन हीट क्या होगा? 0। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम 0। डेल्टा वी क्या होगा? 0। डेल्टा वी 0 का मतलब अगर सपोज इनिशियली प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T1 है, तो अभी तुम्हारे पास प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम अभी भी V ही है और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे वापस आ। After completing a series of different processes, return to the initial state. The overall process is called the cyclic process. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो जो भी स्टेट वेरिएबल्स होंगे उसका जो चेंज होगा वो 0 होगा। डेल्टा H, डेल्टा E, डेल्टा P, डेल्टा V, डेल्टा T, डेल्टा S, डेल्टा G सारे 0। ऑल द स्टेट वेरिएबल्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, स्टेट फंक्शन क्या था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। इसको तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? ऐसे। लेट्स से साइक्लिक प्रोसेस, तुमने यहां से स्टार्ट किया, लेट्स से
डन। अपना नेक्स्ट लेक्चर कब है? वेंसडे, ठीक है। चलो तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट पे आ रहे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो जो भी स्टेट वेरिएबल्स का चेंजेस होंगे वो भी क्या होगा तुम्हारे पास, जीरो। इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। फिर एक आता है पॉलीप्रोटिक प्रोसेस, ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा आगे कि इसका मीनिंग क्या है। अब जो भी प्रोसेस है इसको तुम दो तरीके से लेके जा सकते हो। एक ऑल द अबव मेंशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म बाय द टू वेज, एक है रिवर्सिबली और एक है इरिवर्सिबली, और ये अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले एक दो चीजें और डिस्कस करनी है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब अगर मैं किसी भी गैस को हीट करूंगा क्लोज्ड वेसल में, तो क्लोज वेसल में हीट करूंगा तो चेंज जीरो होगा। अगर मैंने क्लोज वेसल में हीट किया है तो उसका चेंज वॉल्यूम में जीरो होगा, यस नो? अरे बोलो यार, क्या मतलब 3 लोग ही बोलेंगे क्या? अगर एडियाबैटिक है, अगर एडियाबैटिक है मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम्हारे पास जो वॉल होगी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंसुलेटेड वॉल्स है? प्रेशर चेंज इन प्रेशर जीरो होने का मतलब तुम क्या करो, तुम ओपन वेसल में किसी को बॉईल करो, बॉइलिंग ऑफ वाटर है ओपन वेसल में, तो अगर बॉईल करे ओपन वेसल में तो प्रेशर कितना है, 180। यस। मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, चारकोल का बर्निंग है, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर में होंगे। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। और तुम्हारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब कि वॉल कैसी होगी तुम्हारे पास, कंडक्टिंग। कैसी वॉल्स ले लूं मैं, कंडक्टिंग वॉल्स ले लूं। कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब तुम्हारे पास हीट एक्सचेंज होगा, अगर हीट एक्सचेंज होगा इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। डन। जितनी भी डेफिनेशंस थी वो आज अपन ने कर ली है, गो थ्रू करना ढंग से। और इसका यूज है, मतलब प्रोसेसेस कौन कौन से हैं और स्टेट और पाथ फंक्शन कौन कौन से, इसका बहुत जगह पे यूज करने वाला। तो गो थ्रू द नोट्स थरोली। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट द रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट कैपेसिटी, हीट वर्क, वो सब कुछ, एंड आई थिंक बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ मैं तुमको दे दूंगा। डेफिनेशंस खत्म हो गए बस। अब जो भी डाउट है अपना माइक ऑन करो, डाउट्स पूछ लो। सर एक बार आप ये टेम्परेचर कांस्टेंट वाला वापस बोल सकते हो क्या? बच्चे अगर सपोज लेट्स से ऐसे समझ लो, एक बार रुक, अभी के टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है, हाँ सर। ठीक है? उसके लिए रुको, मैं एक तुमको एग्जांपल करवाऊंगा, तो वहां से ये भी सारे प्रोसेसेस के एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। जब न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कराऊंगा तो वहां से यू विल गेट टू नो कि तुम्हारे पास टेम्परेचर फिक्स है। ऐसे समझ लो, ये भी छोड़ो। लेट्स से कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी तुम्हारे पास, लेट्स से तुमने कंटेनर लिया, उसमें केमिकल रिएक्शन है और तुमने टेम्परेचर उसका फिक्स रख के रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ सर। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी तुम्हारे पास टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, हाँ सर। अच्छा, मुझे डाउट है गैसियस स्टेट में से कल के पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन था, द इक्वेशन ऑफ बॉयज लॉ विल बी, तो सर एक बार वो आप बता सकते हो क्या कि वो कैसे डिराइव करेंगे? कौन सा? इक्वेशन ऑफ बॉयज लॉ क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था। मैं वो क्वेश्चन सेंड करूँ क्या? हाँ, क्वेश्चन सेंड करो यार, चलो Yes, sir. बढ़िया। सर वो आप पॉलीट्रोपिक का कल बताओगे ना? पॉलीप्रोटिक अभी तक बताया नहीं है, आगे बताऊंगा जब हाँ पॉलीप्रोटिक प्रोसेस पढ़ेंगे
तो पॉलीपेटिक प्रोसेस में ऐसा होता है, पीवी की पावर n जो होता है वो कांस्टेंट होता ओके सर हम्म। सर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होना चाहिए ना? स्टेट ऑफ मैटर मतलब सर मतलब स्टेट अगर तो चेंज होगा ना बच्चे। स्टेट मतलब क्या, अगर आइसोकोरिक क्लोज वेसल है, तेरा मास एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, बट स्टेट तो चेंज होगी ना। उसका अभी प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, तो एक क्लोज वेसल ले, उसको हीट करना स्टार्ट कर। जैसे ही हीट करेगा, मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा ना। जैसे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा तो स्टेट चेंज होगी ना उसकी। अच्छा, तो सर अगर हमने NH4Cl का एक सॉलिड लिया तो उसको अगर वो गैस में कन्वर्ट हो गया सब्लाइम होके, तो वो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा? तूने क्लोज वेसल लेके रखा है तो मतलब, अरे तो ये तो इसमें, इस वाले केस में तो केमिकल रिएक्शन में तो वॉल्यूम चेंज हो गया ना। राइट ना, अभी मैं वो चीज नहीं कर रहा, मैं अभी तेरा गैस ही ले रहा हूँ। ओके सर। मैं गैस को ही गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसका पहले वॉल्यूम V था, अगर तू सॉलिड से गैस में जाएगा तो डेफिनेटली ये चीजें चेंज हो गई है। क्या हो गया, सॉलिड से तेरा गैस बन गया तो तेरा वॉल्यूम भी चेंज हो गया। हाँ, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, प्रेशर भी चेंज हो गया। हाँ, चेंज हो गया। टेम्परेचर, हाँ वो भी चेंज हो गया। तो उसको आइसोकोरिक थोड़ी बोलूंगा फिर। नहीं सर। वो आइसोकोरिक का एग्जाम्पल नहीं है। ओके सर। मैंने आपको अरे यार, मैं क्या बातें करते हो यार, बिल्कुल। बॉयल्स लॉ क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या ये नहीं बताया क्लास में? हाँ सर। तो फिर, और के को क्या लिखूंगा? के को पीवी लिख सकता हूँ ना। यस ओके, हाँ सर ठीक है। यार कॉम्प्रेंशन करवाए इसके ऊपर एक पूरा। हाँ सर समझ, ठीक है कि नहीं करके आइए फिर। सर, ये मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान नहीं देते यार। सॉरी सर, वो थोड़ा और सी। ये उसने क्लास में डाउट पूछा है उसने, गिरीश ने। हाँ गिरीश, आर यू देयर? है ना, यही पूछा तूने? हाँ सही करके आया, गलत करके आया? सही किया सच्ची बता। सर। अभी आंसर का याद नहीं क्या किया। बढ़िया। इसलिए मैंने तेरे को बोला था, क्योंकि मुझे पता था ये मैंने क्वेश्चन डाला, इसलिए मैंने तेरे को बोला था कि सॉल्यूशन भेज। अगर फिर भी गलत करके आया तो बेटर है। थैंक यू सर। तुम नहीं थे अच्छा उस टाइम जब इसने डाउट पूछा था? सर, वो मैं भूल गई। बढ़िया। चलो सर आपने MS चौहान देखा क्या? यार, मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा बच्चे। सर तो एक बार मैं स्टार्ट कर दूं क्या फिर, अगर? कर दो। ठीक है सर, तुम या एक और मैसेज ड्रॉप करो ना अभी। ठीक है सर, या आपको ये वीक में टाइम मिलेगा क्या? तो फिर मैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करती हूँ। क्या मतलब, मेरे को कुछ फिक्स नहीं, मतलब मैं भूल जाता हूँ, और मेरा अभी क्लासेस बहुत हेक्टिक है क्योंकि 12th का सेक्शन, 12th वालों का सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है सो सर। वो लोग का सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ? मतलब थोड़ा सा बाकी है, छोटे मोटे चैप्टर ओह, बाकी है बस। सर तो फिर मैं ओके आपको ओके। ये वीक वो मैसेज करती हूँ फिर। लास्ट टाइम उनका ये भी प्रॉब्लम हुआ ना कि मतलब, इट इज द फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम अपना सिलेबस काफी अहेड है, उनका थर्मो वर्म अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था अपना। ओह माय काफी गॉड। सही चल रहा है। वो ही ऑनलाइन चलो। है एवरीथिंग की वजह से। हम्म। तो मैं आपको एक बार मैसेज ड्रॉप कर दूँ क्या बाद में ये week? ओके बच्चे, कर दो। ठीक है सर। ओके, so if we're done we can leave. या। सर Thank you sir. बोल। एमेजॉन ऑर्गेनिक के लिए ना, हाँ यार बच्चे। तो IUPAC के लिए जरूरत है क्या उसकी? GOC और बाकी आइसोमेरिज्म भी है तो वो कर ले क्या उससे? मतलब IUPAC के लिए जरूरी है क्या करना है एमेजॉन? MS चौहान का JEE एडवांस थोड़ा टफ है। हाँ, जेई एडवांस तो टफ है ही, वो तो मुझे पता ही है बच्चे। क्योंकि सर आगे और भी टफ चैप्टर आने वाले, आइसोमेरिज्म वो सब GOC का। मैं तो क्या पूछा है कि करना है नहीं करना है? हाँ सर, मतलब यार, मैं क्योंकि हमारा जनरली GOC यार, मैं स्टार्ट होने पता नहीं वाला। यार, मुझे थोड़ी वो बुक्स ज्यादा अच्छी लगती
इवन अगर तुम Okay, sir. देखोगे तो यार नरेंद्र अवस्थी और ये जो है वीके जायसवाल, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस वन, मतलब ये इसके है ही नहीं। हाँ सर, एडवांस की। ये मीन्स ये मेडिकल की बुक्स नहीं है, ये एडवांस की बुक्स है। बट पता नहीं मेरे को वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ज्यादा अच्छे तो लगे। वहाँ पे से कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाते हैं। हाँ, बाकी जनरली मेडिकल के बहुत सारे लोग वो रिकमेंडेड नहीं करते हैं। तो MS चौहान भी, ये तीनों एक ही कोचिंग की फैकल्टीज हैं, उनकी बुक्स थोड़ी अच्छी लगती हैं मुझे। सर इसलिए और मैं सी तो बहादुर आप करते हो क्या रिकमेंड? यार मैंने कभी मैंने बुक्स किया ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो कोई भी बुक मैंने अपने टाइम में भी नहीं किया था। सर तो आप तो कैसे करते थे? आप क्या करते थे? बुकलेट और हमको DP भी मिलता था। और माइट भी आई थिंक वो वाला कंसेप्ट मैं तुम्हारे यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा हूँ DPP। वो जो आपने तो हमको लेट्स सी। केमिकल बॉन्डिंग के लिए दिया था 15 हम्म से। What's that, sir? DPP में DBB? क्या हुआ? DBB क्या होता है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ओह उसमें एक चीज ये भी रहता है, हमको जब DPP मिलता था तो उस DPP में ये भी रहता था कि लेट्स से अगर मेरा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है तो उसमें मोल कंसेप्ट के भी क्वेश्चंस आ सकते हाँ हैं, सर, वो प्रीवियस चैप्टर के रिवीजन। प्रीवियस चैप्टर के भी। तो उससे फायदा क्या होता है, क्या जो तुम्हारा पास अभी जो भी चल रहा है, तो अगर जब अभी मैं तुमको बोलूंगा कि मोल कंसेप्ट पढ़ लो, रिवाइज कर लो, तो तुम अभी रिवाइज तो नहीं करोगे, और कर इतना टाइम ही नहीं है। बट जैसे कि अगर मैंने DPP में एक मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन डाल दिया तो तुम उसको एटलीस्ट थ्योरी ओपन तो करोगे ना, हाँ सर। है ना? अगर भूल गया तो डम से हो जाएगा या नहीं होगा, तो तुम थ्योरी तो ओपन करोगे। अगर तुमने थ्योरी ओपन किया तो ऐसा तो है नहीं कि वो फॉर्मूला देख के छोड़ दोगे, थ्योरी ओपन करोगे तो 2-3 चीजें और पढ़ लोगे। तो ये फायदा है। तो लेट्स सी, कुछ चेंजेस करने के सोच रहा हूँ मैं। तो लेट्स सी, देखते हैं यार मैनेजमेंट वाले क्या बोलते हैं। ओके सर, चलो okay. बाय। Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर, बाय।